नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो सबसे ज़रूरी विषय था कि केजरीवाल के असफलताओं से परेशान भारत के माननीय गृह मंत्री जी ने आज दिल्ली के उस अस्पताल का दौरा किया जिसमें बहुत ज़्यादा समाचार चैनलों पर उसकी बड़ी बदनामी हुई थी कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ 100 पड़ा हुआ है, वहीं दूसरे तरफ मरीज पड़े हुए हैं। मतलब उसकी बहुत ही दुर्व्यवस्था की चर्चा हो रही थी। आज विषय यही था मुख्य। आज उसको माननीय गृह मंत्री जी इसको समझे और आज उन्होंने वहाँ का दौरा किया एलएनजेपी अस्पताल का। मैं बहुत ही हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद दूंगा माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने ये आज साहसिक कदम उठाया और उन्हें लगा कि हाँ भाई एक ज़रूरी है, क्योंकि केजरीवाल के बस की अब बात रही नहीं। ये मैं कोई अपने राजनीतिक उससे नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई राजनीतिक में वो है, मैं केजरीवाल को खराब हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी ने साबित किया है कि उनके बस की बात अब रही नहीं है दिल्ली में कुछ भी करना। खैर, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और आज वहाँ का दौरा किया। उससे भी ज़रूरी आज मुद्दा ये था कि अब पता चला है कि देश में अब जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब कोरोना मरीज ज़्यादा के संख्या में आ गए हैं और अब सरकारी तंत्र और सरकारी व्यवस्था लचर सी हो गई है उस पर, उसको ठीक करने में, उसको संभालने में। ये भी एक मुद्दा था जिस पर आज चर्चा किया जा सकता था, जिस पर आज बातें की जा सकती थी आप सबों से। खैर, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा, मेरे जैसा हेडिंग है कि चिराग तले अंधेरा। वो कहने का उद्देश्य ये था कि क्या हमारे यहाँ सही में चिराग तले अंधेरा है, जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है उसको लोग पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही जरूरी मुद्दा है। मैं बात करना चाहूँगा हमारे पूर्वांचल का लाल पूर्वांचली बच्चा था सुशांत सिंह राजपूत के उस दुखद देहांत पर। हालांकि प्राइमा फेशी जो पुलिस ने बोला है या जोर बोल रहे हैं कि शायद उसने आत्महत्या किया है, ये ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि प्राइमा फेशी वो बिसरा उसरा के रिपोर्ट के बाद कुछ उसका पता चल पाएगा कि असल में क्या है, लेकिन शायद उसने आत्महत्या किया जैसा प्रतीत हो रहा है। खैर, मेरे पास ना तो कोई पुलिस का बंदोबस्त है, ना ही कोई पुलिस की व्यवस्था है, ना ही पुलिस की कोई रिपोर्टिंग है, ना ही मैं कोई खोजी पत्रकार हूं कि मुझे इस बात की जानकारी है कि असल में हुआ क्या था और असल में उसके साथ हुआ क्या। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि मुंबई इंडस्ट्रीज में बहुत ही चिंतनीय बात होती है। बाहर के जो स्मॉल टाउन के लोग होते हैं उनके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरा सोच गलत हो, मैं बढ़िया से समझ ना पा रहा हूँ या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि छोटे शहरों में और बड़े शहरों के साथ कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन जैसा होता है। ये मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का योगदान और सुशांत सिंह राजपूत के विषय में कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत एक बिहार के बहुत छोटे से शहर बेतिया का लड़का अपने दम पर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में 7वां पोजीशन लाता है। उसकी पढ़ाई लेकर देखो, एस्ट्रोनॉट की पढ़ाई करता है, वो मुंबई सिनेमा में जाता है, उसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, फिर भी वो अपने दम पर अपने मुकाम हासिल करता है।
उन लोगों के यहाँ जो गुटबाजी होती है कि ये फलाने कैंप के हैं, ये फलाने कैंप के हैं, ये उनके कैंप के साथ है, मतलब वो किसी कैंप में फिट होता नजर नहीं आता। वो जो करता है अपने से करता है, लेकिन फिर भी उसकी रिकॉग्नाइज नहीं होती है। ये मैं आज पता चला, शशि थरूर साहब जो कि केरल से सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हैं और संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने नौकरी किया है, बड़ी ऊंची कुर्सी पर। शशि थरूर साहब के बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता और वो कोई बात बेमतलब के नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब केरल में आपदा आया था तो सुशांत ने 1.5 करोड़ रुपया दान दिया था। ना तो उसने उसको कहीं ट्विटर में बोला, ना कहीं फोटो खिंचवाया, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जबकि हमारे और हल्के दर्जे के लोग अगर उसको करते हैं तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकार को बुलाते हैं या अपने लोगों से उसकी चर्चा करवा देते हैं कि जी मैं फलाना साहब ने बहुत बड़ा काम किया। ये हो सुशांत के उस नेक को, उस बढ़िया कार्यक्रम को ना तो किसी मीडिया में कोई स्पेस मिला, ना ही कोई ग्रुप और गैंग ने उनकी सराहना की। ये सब ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्या महाराष्ट्र में के राजधानी मुंबई में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है क्या छोटे टाउन के लोगों को? क्योंकि हम बहुत शुरू से देखते हैं कि लता जी अगर बढ़िया गा रही हैं तो सुमन कल्याणपुर को कोई नहीं पूछता। सुमन कल्याणपुर की गायकी अपने दब गई, कोई उनके गायकी का कोई महत्व नहीं रहा, उनको कोई नहीं पूछा। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ बिल्कुल ही बढ़िया था, बढ़िया गाती थी वो, बढ़िया आवाज़ था। जो भी कोई आदमी किसी सुपरस्टार के मुकाबले के लिए हुआ तो वो चला गया, मतलब उसके साथ अन्याय हुआ। असल में सुशांत के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता। सुशांत ने क्यों डिप्रेशन को अंगीकार किया ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, एक चीज़ तो है कि लॉकडाउन में हर आदमी घर में बैठा है, हर आदमी को अपने भविष्य की चिंता है, हर आदमी कैसे काम करेगा इस बात की चिंता है, हर आदमी को ये लग रहा है कि भाई हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा, हमारा दाल रोटी कैसे चलेगा। जो बड़े लोग हैं उनको बड़ा नुकसान है, जो छोटे लोग हैं उनको छोटा नुकसान है। टीवी से पता चला कि करीब 5 लाख रुपया महीने के मकान में वो रहते थे, 2021 तक का उन्होंने किराया दे दिया था। तो जो आदमी 5 लाख रुपए के महीने के घर में रहता हो उसका रूटीन का खर्च कितना होगा। उसे ये लगा होगा कि भाई मेरी 10-20 फिल्में आएंगी तो मैं उससे उसको भर लूँगा, लेकिन वो लॉकडाउन का शिकार हो गया। दूसरा पता चला, ये अपुष्ट खबर है, ये मैं गृह मंत्री अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं वो इतने हल्के आदमी नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा है उनके बात का ध्यान दिया। उन्होंने कहा है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या जो लोगों ने उनको इग्नोर करना चालू किया। संजय निरुपम चूंकि बिहार के ही है और शिवसेना से होते हुए अभी कांग्रेस में है, लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक दोनों सदनों का अनुभव है उनके पास। वो पत्रकार भी हैं, सामना के संपादक भी रहे हैं, तो उनके बात को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। संजय निरुपम ने भी कहा था कि ये एक चिंता का विषय है और इस विषय पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि शायद कुछ फिल्में उनसे वापस ले ली गई थी, कुछ फिल्में साइन की गई थी, कुछ बड़े निर्माता निर्देशकों को निर्देश किया गया था कि आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में ना रहें। ये सब क्या कुछ ऐसा ये इशारा करता है कि आप अपने में रहिए, अपने एक कोठरी में रहिए और बाहर के लोग जो कुछ अपने दम पर, अपने कीमत पर अपना नाम दाम कमाना चाहते हैं उनके साथ आप एक फिक्स डिस्टेंस बना कर, क्या ऐसा कुछ है क्या? मेरा ये प्रश्न इस पर है कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर चर्चा किया जाना चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के दुखद देहांत पर मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि वो चीज़ हमारे समझ से बाहर का है, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझा नहीं हूँ कि मैं उस विषय पर कोई चर्चा करूँ। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना कई प्रश्नों को जन्म दिया है। उसके बैंक की स्थिति देखी जाए तो वो कोई आर्थिक नुकसान में नहीं था, उसका कोई दिवालिया होने के कगार पर नहीं था, कोई फाइनेंशियल लॉस में नहीं था जो कि उसको खाने पीने की कमी हो। तो आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा क्यों? सबके लिए एक दिमाग में बात होगी कि आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा क्यों। मेरा भी यही प्रश्न है कि आखिर उसका क्या हो सकता। मैं
आपसे ये बात करना चाहता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बढ़िया कलाकार थे, लेकिन हम देखते हैं कि सिनेमा में नए कलाकारों को नवोदित पुरस्कार, नया न्यू कमर पुरस्कार, फलाना पुरस्कार, ये सब से नवाजा जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नहीं लगा कि कोई उनको किसी बड़े पुरस्कार से या किसी बड़े मंच से कुछ किया जाए, बल्कि उल्टे ये रहा कि एक फिल्म पुरस्कार समारोह में शाहरुख खान और एक और हीरो ने उनके साथ बड़ा मजाक टाइप का काम किया कि ये तेरा नाम है कि क्या है, मतलब फलाना डिमाका। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई छोटे शहर का लड़का अगर कोई अपने दम पर काम करना चाहता है तो क्या उसको इस तरह से जलील किया जा सकता है सार्वजनिक मंच पर ताकि वो परेशान हो? क्या बिहार का प्रतिभा का महाराष्ट्र वाले पचा नहीं पाते हैं, या महाराष्ट्र को पूरा लपेटे से बड़े हैं कि जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की कुछ कोटरी है उस पर, अरे आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने मुझे मार्गदर्शन किया था, मैं सबको रोक करके पर उनका मार्गदर्शन पढ़ूंगा। बच्चा बाबू, क्या आप कैमरे पर आके कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। मैं पहले प्रेम नारायण द्विवेदी का, अगर आप लिखेंगे तो आपको कैमरा पर बुलाऊंगा, नहीं तो आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी की मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेम नारायण द्विवेदी जी के साथ पढ़े। आपने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत और उनके जुड़े 3 अन्य 4 लोगों की मौत, वो भी 1 माह के अंदर, निसंदेह गंभीर साजिश की तरफ इशारा करके। मैं वहीं पर आ रहा था आदरणीय द्विवेदी जी, मैं वहीं पर आ रहा था, तब तक आपने ये बात कह दी। एनीवे, आदरणीय प्रेम नारायण द्विवेदी जी ने बोल दिया था, मैं उसके विषय में खुलासा करूं। सुशांत सिंह राजपूत से 1 हफ्ता पहले उनके सेक्रेटरी, उनके मैनेजर ने छत से कूद करके जान दे दिया। ये एक विचार करने वाली बात है कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी वो जांच चल रहा है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद सुशांत सिंह राजपूत जान दे देते हैं। दोनों ही लोग ठीक ठाक स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में कोई कमी नहीं। आप समझिए उन लोगों की दृष्टता जो मुंबई जहां वो सुशांत रहते थे और जहाँ के बिहार के सुशांत रहने वाले हैं, वहाँ पर मजदूर अपना बाल बच्चा परिवार लेकर के पैदल चला गया, लेकिन रास्ते में उसने जान देने की कहीं कोई कोशिश नहीं की। रेल से कुचल दिए गए लोग, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ रास्ते में विपदा आया, परेशानी आई, लेकिन वो लोगों ने जान देने का प्रयास नहीं किया, जान देने के विषय में नहीं सोचा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या सुशांत सिंह और उनके पर कोई ऐसा दबाव था क्या उन पर इस तरह का कोई दबाव था जो जिसको वो झेल नहीं पाए? क्या कुछ ऐसा चीज था जो कहा नहीं जा सकता, जो पर्दा है जिस पर हम सब लोग पर्दा वो डाले हुए हैं? ऐसा कुछ था क्या? ये सब चीजें जब हम सोचते हैं और विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह का प्रश्न उठता है। एनीवे, मैं एक और बात से आज आपसे बात करूंगा। चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं, समाज के अलावा और किसी बात पर बात करना अच्छा नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूं, लेकिन मैं सामाजिक विषयों पर ठीक ठाक से बात करने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि समाज के मुद्दों पर बात किया जाए। मैं मान लेता हूं कि जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा कि क्या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भेदभाव होता रहा है। मित्रों, आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो अभी सरकार है शिवसेना की, इसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने किया था। बाला साहब ठाकरे की राजनीति विद्रोह से शुरू हुआ था। मतलब उन्होंने मद्रासियों के साथ उठाओ लूंगी बजाओ पूंगी के नारा से अपना राजनीति की शुरुआत किया। बाला साहब ठाकरे के बाद से ही लोकतंत्र में ठोक तंत्र का बोलबाला हुआ और ठोक तंत्र मजबूत हुआ। ये बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही ये परंपरा चली है। नहीं मानता है तो ठोक बस तोड़ दो, आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो, पिटवा दो। ये सब लोकतंत्र में ठोक तंत्र का बाला साहब ठाकरे के यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और बदस्तूर जारी है ठाकरे परिवार पर। मतलब जो शिवसेना की राजनीति है वो इसी पर है। हम टोल नाका का विरोध करना है तो टोल तोड़ दो, कुछ और चीज का विरोध करना है तो उसको तोड़ दो, मतलब तोड़ दो फोड़ दो से उन लोगों का जीवन यापन शुरू होता है, राजनीति शुरू होती है। मद्रासियों ने
अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उसमें फिल्म इंडस्ट्रीज के भी लोग थे, कंपनी कारखाने वाले लोग थे। तो वो गए और हैदराबाद में साउथ में रामोजी फिल्म से बड़ा स्टूडियो, मुंबई के पूरे स्टूडियो में उतना बड़ा फिल्म उद्योग फिल्म नहीं है जो रामोजी स्टूडियो, जहाँ बाहुबली जैसा सबसे महंगा फिल्म बना उस रामोजी स्टूडियो में। और भी कई बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में तो खैर बहुत सारा फिल्म इंडस्ट्री है। साउथ में रजनीकांत, मिथुन, कमल हासन, रामचरण तेजा, चिरंजीवी, बहुत से कलाकार का नाम किनका रखूं, इन लोगों को मुंबई में नहीं आना पड़ता, जबकि मुंबई के कई लोगों को वो अपने यहाँ बुला करके काम देते हैं। जितेंद्र की जब फिल्मी कैरियर डगमगाने लगा तो वो साउथ में टी रामाराव के पिक्चर में गया, और साउथ के पिक्चरों से वो हिम्मतवाला, मवाली, जस्टिस चौधरी, ये सब उस वक्त के सिनेमा, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो उस वक्त सिनेमा होता था, उनसे वो साउथ में उसकी कैरियर समझी। हमारे जो अभी रवि किशन सांसद हैं गोरखपुर से, इनकी भी जब फिल्म डगमगाने लगी तो इनको साउथ वालों ने संभाला। मनोज बाजपेयी हमारे हैं, वो भी साउथ में कई फिल्में की। मतलब नॉर्थ इंडियन मुंबई इंडस्ट्री के कई लोग साउथ में जाकर के फिल्में कर रहे हैं और अपना रोजी रोजगार कमा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा, उनके राजनेताओं को लगा, उनके लोगों को लगा कि भाई ये हमारे आत्मसम्मान पर ठेस है, हमारा आत्मसम्मान पर कुठारघात है, तो हम क्यों न खुद में इतनी मजबूती लाएं। अब यहीं से मेरा प्रश्न शुरू होता है। इसके पहले तो भूमिका थी, क्या जिस तरह से हमारे साउथ के लोगों की स्वाभिमान जगा, उस तरह से हमारे उत्तर भारत और अपना यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों का स्वाभिमान नहीं जग सकता? क्या हमारे नेता लोग सिर्फ चुनाव लड़ करके मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और एमपी एमएलए बनने के लिए हैं? क्या हमारे नेता लोग इस बात के लिए हैं कि जब चुनाव लड़ते हैं तो कंगालपति होते हैं और चुनाव लड़ जाने के बाद वो करोड़पति हो जाते हैं? क्या हम इसीलिए बने हैं कि हम लोग अपने नेताओं को अरबपति बनाते रहें? मेरा प्रश्न ये है मित्रों, हम जब इस अपने स्वाभिमान को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे नेता ये नहीं समझेंगे कि हमें कुछ चाहिए और हमको कुछ देना भी चाहिए, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि ये लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। हम जात पात धर्म उस पर कर के कुछ कर लेते हैं और ये लोग उसी के भ्रमजाल में फंस जाते हैं। मित्रों, सुशांत का मरना हमें सबक सीखने और हमें समझने का मौका दे रहा है कि क्या हम इससे कुछ सबक ले सकते हैं? क्या कोई अगला सुशांत ना बने, इस बात के लिए हम सोच सकते हैं क्या? इस बीच बच्चा बाबू ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूं कि बात पढ़ दूं। बच्चा बाबू लेकर के, आप दिल्ली में रहते हैं तो आवाज़ उठाइए ना, जातिवाद पर और राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा बाबू, आप तो मेरा कार्यक्रम देखते हैं ना, तो मैं जहां भी मौका मिलता है, आजकल तो लॉकडाउन में कई फेसबुक ग्रुप पर बोल रहा हूं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल बुलाया जा रहा हूं, जूम पर कई जगह, कई आजकल तो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ बातें करता रहता हूँ, अपना मुद्दा रखता हूँ। और मैंने हमेशा से जेन्युइन मुद्दा रखा है कि हम जब तक राजनीति में जरूरी मुद्दों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे राजनीतिक दल ना समझेंगे और ना ही उनको ये सबक मिलेगा कि ये नहीं, ये वाला जरूरी नहीं, ये वाला जरूरी है। मैं तो उठाता हूँ, बच्चा बाबू, आप भी अपने आगे सक्रिय राजनीतिक आदमी हैं, आपने भी दारू बंद करने में बड़ा योगदान दिया है। अभी लॉकडाउन में भी आपने कई लोगों को भोजन वोजन पहुंचाने का काम किया। तो आप जो ये सब चीज़ कर रहे हैं, उसमें ये भी करिए कि ये भी जरूरी था कि कोई अगला सुशांत ना हो। मित्रों, अब कुछ बातें चिराग तले अंधेरा की। चिराग तले अंधेरा पर मैं आपको चर्चा करूं। शुरुआत करते हैं परवीन बॉबी की, राज किरण की और लोगों की। परवीन बॉबी अपने ज़माने की टॉप सुपरस्टार थी, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार के साथ काम करती थी, अपने ज़माने की सबसे महंगी, बोल्ड और शानदार अभिनेत्री थी। उसने अपना जीवन यापन हाई फाई कर लिया। बाद में जब उसके पास पैसा खत्म हो गया और फिल्म इंडस्ट्री किसी को पूछने वाली नहीं है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो इन्हीं सिनेमा कलाकारों को बेच करके अपना तिजोरिया भरे हैं, वो कभी किसी को 2 रुपया कोई ढेले भर की कौड़ी देना नहीं चाहते। अभी आप काम में हैं तो आपकी पूछ है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके घर के सामने लाइन लगाएंगे कि आप कब हमसे मिलेंगे और कब हमारी बात सुनेंगे। और अगर आपका सितारा गर्दिश में चला जाए तो सबसे पहले यही लोग आपको भूल जाते हैं कि तू कौन बे,
मतलब ये लोग ही आपको याद नहीं रखते। ये एक बहुत ही चिंता करने वाली और सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ उगते सूरज को पूजा किया जाता है, लेकिन हम चूंकि पूर्वांचल के लोग हैं तो हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजते हैं छठ में। मतलब हमारा उगते सूरज को जितना सम्मान है उतना डूबते को है, लेकिन ये कल्चर दुनिया में और कहीं नहीं है, इसलिए वहाँ पर लोग कदर नहीं करते। मेरा कहना है कि परमीन भाभी गई, अभी आपने सुना राज किरण बड़ी बुरी स्थिति में विदेश में पाया गया। ऋषि कपूर जिनका भी देहांत हुआ था उनको वहाँ पर पागल खाने में मिला, तो वो बेचारा वहाँ से उसको लेकर के आए। और भी कई लोग, एक अभी हमारे दिल्ली में हौज खास मार्केट में भीख मांगते हुए एक लड़की पाई गई। बाद में उसको लोगों ने पहचाने की तो अपने ज़माने की टॉप मॉडल थी। बाद में पता चला कि वो उसके पास अब पैसा नहीं था, तो लोगों ने उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। उसका देह शोषण भी करना अब खत्म हो गया, उसको एड्स हो गया तो लोग उसको निकाल के फेंक दिए, वो भीख मांग के सड़कों पर मरी। इस तरह के कई तरह के उदाहरण मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उस चकाचौंध के बीच में होता है ना। आप जब चिराग दे दो उसके अंदर बल्ब जल रहा है ना, ये जो मेरे मुंह के सामने बल्ब जल रहा है इसके पीछे अंधेरा है, बल्ब के सामने ही रोशन है जिसमें मेरा चेहरा चमक रहा है, आपको लाइट मारा है। मेरे उस बल्ब के पीछे अंधेरा है। कोई आदमी उस अंधेरे को देख लेगा, उस अंधेरे से सबक सीख लेगा तो समझ जाएगा, उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि जीवन कैसे चलना चाहिए। मतलब जो आदमी दिन में मोमबत्ती का इंतजाम नहीं करता उसे रात के अंधेरे में ठेस लगना ही है, ठोकर लगना ही है। जो आदमी गर्मी के मौसम में अपना घर छवाएगा नहीं, घर का लीकेज चेक नहीं कर लेगा, उसे बरसात के पानी से परेशान होना ही होना है। ये बात हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लागू होता है। अर्श से आदमी फर्श पर धड़ाम से गिरता है और अंत में डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसका एक कारण और है जो मैं बीइंग सामाजिक आदमी सोच रहा, हो सकता है मेरी बात आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी इसको करेक्ट करके बच्चा बाबू कहेंगे, जो लोग समझदार लोग हैं उसमें बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो उचित है, क्या वो ठीक है। मैं उनकी बात रखूँगा। उस बीच मुझे कुछ लोगों ने मार्गदर्शन, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी बातें पढ़ लो। ओंकार नाथ सिंह जी को सादर प्रणाम। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी ने मेरे को मार्गदर्शन दिया। वो कह रहे हैं कि भाई साहब नमस्कार, मुझे प्रतीत होता है कि सुशांत के विरुद्ध बॉलीवुड लॉबी ने गहरी साजिश कर हत्या की है। दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं उसके खिलाफ ऐसा माहौल तैयार किया गया जैसा वो ऐसा करने पर मजबूर हो। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, मैं आपके इस बात का अक्षरशः समर्थन करता हूँ। सबसे प्रथम दृष्टया ये हत्या है, ये मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मामला जांच के घेरे में और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपका वो बात जो है कि ये साजिश करके हत्या जैसा काम, देखिए आत्महत्या के लिए उकसाना भी हत्या ही है। आत्महत्या के लिए उकसाना भी हत्या ही है। आईपीसी में ये बहुत कारी प्रावधान है और इस पर जो आदमी आत्महत्या कर रहा है उसको भी सजा है और जो आत्महत्या के लिए उकसा रहा है उसको भी सजा है। हमारे देश के बहुत बड़े नेता पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलो बेचारे जेल में बिहाइंड द बार इस टाइम। तो मैं उससे पहले आपको बताऊं, देखिए लॉबी तो होती है, लॉबी होती है। आपको याद होगा एक इटली बरार आया था देवानंद के एक पिक्चर में, बहुत शानदार खलनायक था, चंडीगढ़ का लड़का था। वो नाम इसलिए याद है कि तब मैं चंडीगढ़ में था और मेरे 28 सेक्टर में उसका घर था। बड़ी उस वक्त पूनम ढेली और इटली बरार चंडीगढ़ से गए थे। मैं चंडीगढ़ में था, उस वक्त नया उम्र था तो हीरो हीरोइन का घर देखना ज़्यादा। अभी होता तो मैं प्रकाश सिंह बादल का कौन घर है वो पता करता, लेकिन उस वक्त पूनम ढिल्लो का कौन घर है ये पता करने गया था। जब मैं दिल्ली में आया था तो मनोज प्रभाकर का घर गाजियाबाद देखने चला गया था। अब मैं मनोज प्रभाकर रास्ते में मिलता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कालका जी में रहता है और उसके घर से आना जाना मेरा 50 बार रहता है, एक बार मुंडी नहीं घूमती क्योंकि समय बदला तो इंटरेस्ट भी बदला है। तो इटली बरार का इतना खलनायकी आया कि हर जगह उसी का नाम आया। मैं नाम नहीं रखूंगा। तब के टॉप खलनायकों ने अपना पैसा लगा कर उसको फिल्म में हीरो बोले कि तू तो हीरो बन सकता, भाई तू खलनायक कहाँ बन रहा है। वो बेचारा ना खलनायक रहा ना हीरो रहा, चंडीगढ़ आ गया, अब बस में कंडक्टरी कर रहा है। क्या कर रहा है उसे मतलब नहीं। अब आइए कि डिप्रेशन का होता क्या है। बच्चा बाबू ने लिखा कि डिप्रेशन भी ऐसी भावनाएं आ जाती है, तो मैं डिप्रेशन में बात करता हूँ। ये जो बड़े लोग हो जाते हैं ना, ये अंदर से ना इनके एक फोबिया रहती है कि मैं कुछ हूँ। 4 लोग उनके साथ ऑटोग्राफ लेते हैं, 4 लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है नहीं कि वो कुछ है। आमतौर पर कुछ आत्ममुखता से कुछ ये बताने के लिए कि मैं तुमसे अलग हूँ, कटे कटे से रहते हैं। मतलब अब वो गाँव के लोग से बात करेंगे तो उनको हीनता होगा क्योंकि गाँव वाला आदमी तो कहेगा अरे कसम कहाँ रे
ठीक पड़ा तू जहाँ क्या कर रहे। अब हमको लगे कि यार दिल्ली में तो लोग परमार साहब कहते हैं, ये राकेशवा कह रहा है। अब मुझे लगे कि फिर इससे बात मत करो जो राकेशवा कह रहा है, उसी से बात करो जो परमार साहब कह रहे हैं। तो परमार साहब को जैसे लोगों को लगेगा कि अब इनसे कोई मतलब खत्म हो गया है, तो परमार साहब परमरवा भी नहीं होंगे, राकेशवा भी नहीं होंगे। अब मैं अपना उज्जवल को तोड़ दिया, उनसे नहीं बतियाया, और जो साहब कहने वाले उनका कोई मतलब मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो वो इस वजह से मेरे को छोड़ दिए। तो अब मैं कहीं का नहीं रहा, मतलब सीधा धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मैं दोनों में से कहीं का नहीं रहा। तब क्या होगा, फिर अवसाद में जाऊंगा मैं, क्योंकि अब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। कहाँ 50 लोग नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे अवसाद मुझे आत्महत्या की तरफ से उकसाएगी। यहाँ पर परिवार का, दोस्त का, मित्र का रोल चालू होता है। लेकिन अब आज के तारीख में सुदामा जैसा मित्र है कहाँ? कौन है जो सुदामा वाली रोल करे? कौन है जो मित्रता राम बलराम वाला करावे? तो वो लोग मजे लेते हैं और आपका खिल्ली उड़ाते हैं, वो बल्कि सुसाइड की तरफ ज्यादा प्रेरित करते हैं। आप मौत के मुंह में जाए ऐसा ज्यादा व्यवस्था करते हैं। उनकी बातें, उनकी व्यंग, उनका वो आपको ज्यादा दुखी करता है कि यार किसको कहा, इससे बढ़िया तो जाने दे देना अच्छा था। तो अब दोस्त भी पक्के नहीं रहे। उसका एक कारण ये है कि आपने भी तो दोस्त को पक्का बनने नहीं दिया, क्योंकि आप जब अमेरिका से आए तो भारत का एक टी शर्ट लेके गए, आप कहे कि ये मैं न्यू जर्सी में किया था, आई ब्रॉट इट फ्रॉम न्यू जर्सी, आई ब्रॉट इट फ्रॉम लॉस एंजल्स। चश्मा आपने लाल किले के मार्केट में 20 रुपये में लिया है और आप कहेंगे कि आई ब्रॉट इट फ्रॉम वाशिंगटन। अब मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि आप न्यू जर्सी, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स घूमे हुए। अब मैं कहूंगा कि आई ब्रॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम लॉस एंजल्स। तू कब गया था बे? पासपोर्ट है तेरा? तू अमेरिका कब गया? वहाँ पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, वो लगता है, तो झूठ पकड़ी गई। तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं रोज अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन जाऊंगा तो मैं कह सकता कि ये मैंने पेरिस से लिया था। तो वो लोग ऐसे हाव भाव करते रहते हैं। उनका दोस्त हीनता के शिकार रहते हैं, अब इससे क्या बात करना। जब भी आओ तो ये बतियाता रहता है कि ये चश्मा 1 करोड़ का है, ये 50 लाख का, ये 10 लाख का है, ये लाखे लाख दिखाता है। वो उसका दोस्त वहाँ हीन भावना में रहेगा, ग्रसित की यार हम भूखे मर रहे हैं, ये लाख लीक और करोड़ की बात करता है। क्षमा कर भाई, तू मेरे को क्षमा कर, मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे से मिला। तो वो फिर कटा कटा रहता है। अब वो क्या, वो कटी पतंग की तरह से हो जाता है, ना ऊपर रहता है ना नीचे रहता है, वो इसी तरह से जाता रहता है। फिर अवसाद से जाते जाते आत्महत्या तक जाता है। ये कई लोगों के साथ देखा है। खैर, चर्चा आत्महत्या से ज्यादा हमारे राजनीतिक और हमारे राजनीतिक एटमॉस्फेयर को हो रही थी। देखिए, सुशांत का इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन अगला भी तो सुशांत कोई हो सकता है। ऐसा ना हो, इसलिए हमारे राजनीतिक लोगों को, हमारे कर्णधारों को ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्किल मैपिंग का आदेश दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस बहाने से स्किल मैप करिए। उसमें कहिए कि एक लड़का ऐसा था जो मुंबई में सुपरस्टार था, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के बिहार में आया हुआ है। एक रतन राजपूत हीरोइन है, उसका मैंने वीडियो देखा था कि वो बिहार में कहीं फंसी हुई है, गांव में अपना आई थी। वो अपना दिखा रही थी कि एक सिंगल कमरा था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, एक पंखा था। उसने वो कुछ सामानों को इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे बनाया, वो अपनी कारीगरी दिखा रही थी कि इसको ये रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फलान रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। रतन राजपूत लॉकडाउन में फंस गई तो वो जा नहीं पा रही थी। तो ऐसे कई लोगों को स्किल मैपिंग के अंतर्गत अगर हम देखेंगे और देख करके उनके साथ उन लोगों के लिए जुगाड़ करेंगे कि भाई क्यों ना एक पटना में, बनारस में, लखनऊ में कुछ एक बढ़िया स्टूडियो दे दी जाए, ताकि इसमें वो लोग शूटिंग कर सकें। आउटडोर शूटिंग के लिए तो जितना हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया लोकेशन है उतना तो मुंबई में है ही नहीं। हमारे यहाँ रामनगर का किला है, हमारे यहाँ गया का किला है, हमारे यहाँ गया का वो बावड़ी है जिसमें गर्म पानी दिन भर देता रहता है, वहाँ वो सोने की पहाड़ कही जाती है। वो मतलब हमारे देश में, मतलब जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ऐसे सब जगहों पर आउटडोर इंडोर शूटिंग हो, उन लोगों को ऐसा माहौल दिया जाए। ऐसा सरकारें करेंगी तो कोई अगला सुशांत नहीं होगा। लेकिन हमारे सरकारें हम लोगों को आपस में उलझा करके, हम लोगों को आपस में लड़वा करके अपनी उल्लू सीधा करते हैं। उन्हें किसी सुशांत से क्या मतलब। सुशांत का देहांत होगा, एक ट्वीट कर देंगे, शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग, आई एम वेरी शॉकिंग, बस उसके आगे कुछ नहीं। और शॉकिंग करते हो हंसने लगे शॉकिंग, वो हंस रहा है, लिख रहा है कि हमने क्या करना, एक ट्वीट का मौका मिला। हमारे राजनीतिकों के इस बिहेवियर को हम सब वाकिफ हैं। लेकिन अंत में मैं यही कहता हूं कि जब आप
असली मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएंगे तभी राजनीति सुधरेगी, तभी समाज सुधरेगा और तभी हमारा विकास होगा, तभी हम में से कोई सुशांत नहीं हो पाएगा। और अगर आप असली मुद्दे को नहीं बनाएंगे तो ईश्वर ना करे कोई और सुशांत हो, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र का शव देखना नहीं चाहता है। रावण ने भी ये कहा था कि हमको एक बार दीजिए कि किसी पिता के कंधे पर पुत्र का शव ना हो। रावण जैसा महाप्रतापी की बात आज याद आती है। दुनिया में अब इससे बड़ा बोझ हो ही नहीं सकता कि किसी पिता के सर पर, उसके कंधे पर उसके पुत्र का शव हो। ये नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इस वैश्विक महामारी कोरोना से तो हम मर ही रहे हैं। इसका तो डॉक्टरों ने कोई इलाज खोजना है, वो बाद में खोज लेंगे, लेकिन ये अवसाद की इलाज तो हमारे और आपके बीच में है। उन लोगों के जो बढ़ गए हैं हम लोगों में से, उनको चाहिए कि वो हम लोगों में से मिले, बात करें। हम आप ही के हैं, हम आपका नुकसान नहीं चाहेंगे। हम गरीबी हैं तो क्या है, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपका कुछ ले नहीं लेंगे, बल्कि मैं बड़ा प्राउड फील करूंगा कि फोटो देख रहा हूँ, ये सुशांत का है जो अपने गांव का है, ये देख रहे हो ये शत्रुघ्न सिन्हा का है जो पटना का ही है, ये शेखर सुमन का है जो पटना का ही है, ये अमिताभ बच्चन का है जो लखनऊ का ही है, इलाहाबाद का ही है। मतलब हम प्राउड फील करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर नहीं होगा तो यही होगा जो सुशांत के साथ हुआ है। ईश्वर करे कि उनके साथ अगर कोई साजिश हुई है तो वो हमारे पुलिस वाले ईमानदारी और तटस्थता से उसकी जांच करें। मैं देशमुख जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने कहा है कि उसके उस वजहों पर भी जांच होगी जो उसको आत्महत्या या अवसाद में ले जाने के लिए कारण बने हैं। उसमें ये भी होगा कि किन लोगों ने उसको फिल्म साइन करवाया था और बाद में विद्रोह कर लिया था। उनसे ये कड़ाई से पूछना चाहिए कि तूने फिल्म साइन क्या देख करके किया और वापस क्यों किया। ये अगर जड़ पकड़ ली जाएगी तो वो साबित हो जाएगा कि कौन सी गुटबाजी और कौन सी लॉबी बॉम्बे में काम करते हैं। क्योंकि मुंबई की कंगना रनौत ने वीडियो पर बोला है कि इस तरह की बातें होती हैं। शेखर कपूर जो टॉप क्लास का डायरेक्टर है, उसने विक्टोरिया फिल्म बनाई है, बहुत सारे फिल्म बनाई है, मुंबई में भी बहुत सारा फिल्म उसने बनाया हुआ है। ये अनिल कपूर का वो जो खो जाता है, गायब हो जाता है, वो पिक्चर में मिस्टर इंडिया शेखर कपूर नहीं बनाया था। एक और कोई पिक्चर शेखर कपूर ने बनाया, बड़ा बड़ा शेखर कपूर, देवानंद का भांजा है शेखर कपूर, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से वेल नोन पर्सनालिटी है वो। लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम क्यों गए, काश मैं वहाँ होता और तुम मेरे कंधे पर सर रख करके रो लेते तो अवसाद निकल जाता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। एक तो गृह मंत्री के बात को गंभीरता से लिया जाए और उस साजिश का पर्दाफाश किया जाए, और दूसरा हमारे यूपी बिहार के झारखंड के सरकारों को चाहिए कि वो हमारे यहाँ इस तरह के व्यवस्था डेवलप करें ताकि इन लोगों को मुंबई जाकर के जलील होना ना पड़े और अवसाद के में जाकर के आत्महत्या तक ना जानी पड़े। तभी जाकर के हमारे इन होनहार नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो अवसाद तो सब में है, अवसाद तो हम में भी है, ये जान करके कि हमारा ही एक बच्चा, उसका क्या उम्र था जो वो चला गया। खैर, कुछ लोगों ने उसके निजी जीवन पे भी कहा है, लेकिन मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इस लड़के के साथ रहा, उस लड़के के साथ रहा, ये कोई मैटर नहीं है। मैं इसलिए इसको गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि जो सिनेमा में रहते हैं किस लड़के के साथ कितना दिन रहे, किस लड़के के साथ क्या रहे, उस पर चर्चा नहीं है। क्योंकि अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि अगर आप दो वयस्क लोग हैं तो आप कुछ भी करिए, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लगे उस पर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। आदरणीय प्रेमनंद जी, ताकि कंगना की बातों को गंभीरता, बिल्कुल कंगना रनौत ने जो बात कहा है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ये लिया जाएगा। क्योंकि आदरणीय प्रेमनंद जी महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये कहा है, तो मैं नहीं समझता कि संविधान की शपथ लेने वाले, संवैधानिक सीट पर बैठने वाला आदमी यूं ही हल्के में बोलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। खैर, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उस नौजवान बच्चे को अपने पनाहों मिले, उसकी आत्मा को शांति दे। जिस तरह से चुलबुला शानदार था, उस तरह का शख्सियत अब दोबारा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ब्रह्मा का भाई नहीं हूँ कि भविष्य का मुझे ज्ञान है। लेकिन मैं समाज का एक आदमी हूँ और सामाजिक आदमी होने के नाते मैं अपने राज्य सरकारों, यूपी बिहार झारखंड के सरकारों को कोसता हूँ, धिकारता हूँ कि तुम्हारे उपेक्षा के वजह से ये लड़के मुंबई में जाते हैं। मुंबई में ऐसा क्या है जो रांची में नहीं है, पटना में नहीं है, बनारस में नहीं है,
ऐसा क्या है? मुंबई में बढ़िया मौसम भी नहीं है, मुंबई में बढ़िया माहौल भी नहीं है, वहाँ पर नमकीन पानी की वजह से बीमारी होती है, ना वहाँ पर बढ़िया सर्दी होती है, ना बढ़िया जाड़ा होता है, ना बढ़िया गर्मी होती है। वहाँ सफोकेशन से आदमी जान दे रहा है, लेकिन फिर भी रोजी रोटी और चकाचौंध के चमक में वो मुंबई जा रहा है। तो क्यों न तुम धरती के स्वर्ग बनारस, पटना, रांची जैसे शहरों में, बोकारो जैसे शहरों में, लखनऊ जैसे शहरों में, आगरा का किला से बढ़िया कौन सा आउटडोर हो सकता है, जैसे शहरों में क्यों नहीं ऐसा करवाते? ये ज़रूर आप सोचिएगा, इस बात का राजनीतिक मुद्दा बनाइए, तभी हमारे नौजवान बच्चों में अवसाद से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः उस बच्चे के आत्म शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री राम।